नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी तैयारी जो है अपने चरम पर होगी। जैसा कि आपको पता चला है या पता चल ही गया होगा कि कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब आपको एग्ज़ाम को यदि पास करना है तो रिवीजन जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि एक सीरीज के रूप में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा भूगोल विषय से संबंधित। तो पहला जो क्लासेस था उसका वीडियो यूट्यूब गंगोत्री जीएस एकेडमी पर डाल दिया गया है, और यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा उससे संबंधित पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नंबर भी दिया हुआ है, यहीं पे आपका नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आपको भूगोल विषय से संबंधित कुछ नोट्स चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिख करके हम उसको देख लेंगे। इसके अलावा आपका जो समस्या होगा उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो चलिए, कल की जो अभ्यास क्लास थी उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण वो जो मैंने वीडियो बनाया था, वो जो सेशन था, वो कुछ क्लिप में था। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके यूट्यूब में डाला हुआ है। ठीक है, और यदि आपको इस सेशन का लाभ मिलता है, यदि आप इससे लाभान्वित होते हैं, तो आपसे गुजारिश होगा कि आप इस सेशन को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप जब कल की क्लासेस को देखेंगे तो 28 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। ठीक है, 28 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन है कि धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएं स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि धौलाधर और जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएं स्थित है। तो हिमालय का वर्गीकरण यदि आप पढ़े होंगे, ठीक है, भौगोलिक वर्गीकरण, क्योंकि हिमालय का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, यदि आप पढ़े होंगे तो एक है आपका भौगोलिक वर्गीकरण जिसमें ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय, ये सभी आता है। दूसरा है प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण जो है जीएस बुर्राड के द्वारा किया गया था, जिसमें नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो आपको बताना है कि धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएं किस हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो धौलाधर और पीर पंजाल जो श्रृंखलाएं हैं वो लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, लघु हिमालय में स्थित है। कल भी हम आपको बताए थे, तकनीकी खराबी के कारण ये वाला जो क्वेश्चन था वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, तो इसीलिए हम थोड़ा पीछे से ही चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा देखिए, हिमालय के वर्गीकरण की हम आपको बात किए हैं, तो याद रखिएगा भौगोलिक वर्गीकरण जब पूछा जाएगा, भौगोलिक वर्गीकरण, तो भौगोलिक वर्गीकरण में आपका ट्रांस हिमालय, इसके अलावा बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें, दूसरा भी वर्गीकरण है जिसको बोलते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण
ये जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो जीएस बुर्राड के द्वारा किया गया था। ये भी सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो जीएस बुर्राड का नाम याद रखिएगा। इसमें आपका कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, फिर आपका कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय, इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली महाद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी है? ठीक है, आपको बताना है कि महाद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या कौन सी नदी प्रणाली है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। इसी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कावेरी के बारे में, यदि दक्षिण की गंगा पूछ दिया जाएगा, दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा यदि पूछेगा तो उसका आंसर कावेरी होगा। ठीक है, दक्षिण गंगा पूछेगा तो गोदावरी होगा, वृद्ध गंगा पूछेगा तो उसका आंसर गोदावरी होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ जो टर्म है इसके चलते आपका जो सवाल है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण की गंगा क्यों बोलते हैं कावेरी को, ये समझिएगा। देखिए, दक्षिण भारत में कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें सालों भर जल बहता है। ये पेरिनियल रिवर है, सदानीरा, दक्षिण भारत की सदानीरा नदी की यदि बात करें तो कावेरी को बोला जाता है, इसीलिए कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, ये गोदावरी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्रों में कौन कोयला क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है? देखिए, कोयला क्षेत्र से कौन सा, क्षेत्र के निकट कौन सा लौह इस्पात संयंत्र स्थित नहीं है? जब आप लौह इस्पात उद्योग के वर्गीकरण को पढ़े होंगे, ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ें, ठीक है, या हमसे पढ़ें या कहीं और संस्थान से पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां पे आप देखिएगा कि अलग अलग आधार पर लौह इस्पात उद्योग का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है इसको समझिएगा। तो इस वर्गीकरण में बोला जाता है कि वैसा इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र जो कोयला क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में अवस्थित हो। दूसरा, वैसा लौह इस्पात क्षेत्र जो लौह अयस्क के समीपवर्ती क्षेत्र में अवस्थित हो। इसके अलावा तीसरा, वैसा कोयला क्षेत्र जो तटीय क्षेत्र में अवस्थित हो। इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अवस्थिति के आधार पर लौह इस्पात संयंत्र का भी वर्गीकरण किया गया है। यदि आप लोग पढ़े होंगे तो इसके बारे में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, और यदि जो लोग हमसे पढ़े होंगे, ठीक है, उनको तो ये इसका नोट्स वगैरह भी मिला होगा, क्योंकि हम बोर्ड पे ही नोट्स दे देते हैं। ठीक है, जितना भी होता है हम बोर्ड पे सारा बताते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। आपके पास ऑप्शन है कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, लेकिन सही आंसर होगा जमशेदपुर। तो भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्रों में कौन सा कोयला क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या पूछ रहा है उसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम लोग सवाल कर लेते हैं। ठीक है, भारत और म्यांमार के मध्य जल विभाजक का निर्माण होता है। अब आपको बताना है कि जल विभाजक के बारे में, कि भारत और म्यांमार के मध्य जल विभाजक का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो सबसे पहले वाटर डिवाइडर की बात करते हैं। ठीक है, कि जल विभाजक होता क्या है? तो जल विभाजक के बारे में बोला जाता है कि दो नदियों के बीच स्थित वैसा ऊंचा भाग जो दो नदी प्रणाली को विभाजित करता है उसको वाटर डिवाइडर कहते हैं। जैसे रोड में भी डिवाइडर होता है, आने वाले के लिए अलग रास्ता, जाने वाले के लिए अलग रास्ता,
तो उसी प्रकार से याद रखिएगा कि दो नदी प्रणाली के बीच में या दो अपवाह क्षेत्र के मध्य या दो अपवाह प्रणाली के मध्य वैसा ऊंचा स्थान जो दोनों को विभाजित करता है जल विभाजक कहलाता है। तो आपको बताना है कि भारत और म्यांमार के मध्य जल विभाजक का निर्माण होता है या कौन सा श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के मध्य जल विभाजक का निर्माण करता है। ऑप्शन है आपके पास खासी पहाड़ी द्वारा, गारो पहाड़ी द्वारा, नागा पहाड़ी द्वारा और जयंतिया पहाड़ी द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा नागा पहाड़ियों के द्वारा। ठीक है, सही आंसर क्या है? नागा पहाड़ियों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए उत्तर पूर्वी भारत की जहां तक बात करें तो यहां पे अलग अलग पहाड़ियों का क्रम देखा जाता है। ठीक है, अलग अलग पहाड़ियों का क्रम यहां पे देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? तो देखिएगा, आप देखिएगा मानचित्र को, तो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। ठीक है, ये क्रम आपको दिखेगा। ये पूरब से पश्चिम की ओर क्रम है। सबसे पहले डाफला होगा, फिर मीरी होगा, फिर अबोर होगा, फिर मिसमी होगा। ये अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा इसके नीचे भी आपको एक और क्रम दिखेगा जो कि खासी मेघालय की पहाड़ियों में है। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतियां। और गारो, खासी, जयंतियां जो है ये मेघालय के पठार में स्थित है। मेघालय के पठार याद रखिएगा। और मेघालय के पठार को, मेघालय का पठार, इसी को शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। शिलोंग का पठार याद रखिएगा। और शिलोंग के पठार या मेघालय के पठार में ही खासी पहाड़ी है और इसी में है मासिन राम। याद रखिएगा, खासी की पहाड़ी में ही स्थित है मासिन राम, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान है। ठीक है, तो आपसे यदि सवाल पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान कौन सा है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान मासिन राम है। वो कहाँ स्थित है, किस पहाड़ी में स्थित है, ये यदि आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा ये खासी की पहाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, संसाधन होते नहीं बनते हैं कथन संबंधित है। संसाधन भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ें या एससीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें संसाधन के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं या बनते हैं, ये कथन किनका है? रिसोर्सेस आर नॉट, दे बिकम। तो ये एक्करमैन के द्वारा दिया गया कथन है। ठीक है, ये कथन संबंधित है एक्करमैन। एक्करमैन के द्वारा संसाधन की परिभाषा दी गई थी। उसमें बताया गया था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है, मानव अपने बुद्धि विवेक से प्रकृति में उपस्थित जो भी पदार्थ है उसको संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तकनीक की सहायता से किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि संसाधन की परिभाषा क्या होती है। तो संसाधन की परिभाषा एक सामान्य तौर पर यदि देखें तो बोला जाता है कि वह समस्त पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाता है। ठीक है, वह समस्त वस्तुएं या प्रकृति द्वारा प्रदत्त वह समस्त वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है उसको संसाधन कहा जाता है। इसमें मानव भी एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकता है अपने बुद्धि विवेक से। तो मानव को भी एक संसाधन माना गया है। तो यहाँ पे संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। रिसोर्सेस आर नॉट, दे बिकम, ये एक्करमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस स्तर में या किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ये देखिए, वायुमंडल की संरचना से सवाल पूछा गया है। वायुमंडल की संरचना आप लोग पढ़े होंगे, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, इसके अलावे ओजोन मंडल,
बाह्यमंडल, ये आप पढ़े होंगे। लेकिन कभी कभी देखिएगा आप कहाँ पे फंस सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे दुविधा वाला बात है वो हम आपको सिर्फ क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल। उसके बाद होता है मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद है ताप मंडल बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ताप मंडल। अब ये बोल सकते हैं कि सर ये क्यों बता रहे हैं, तो ये इसीलिए बता रहे हैं कि कभी कभी क्रम आपको क्रमबद्ध रूप से ये सवाल पूछ दिया जाता है कि जो वायुमंडल है उसकी परतों को क्रमबद्ध रूप से सजा दें, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो सकता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इतना जब बता रहे हैं तो फिर यहाँ पे ताप मंडल है तो ओजोन मंडल तो नहीं आया, बाह्य मंडल तो नहीं आया। देखिए एग्जैक्ट यही वर्गीकरण है। अब जो थर्मोस्फेयर है जिसको ताप मंडल बोलते हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में फिर आएगा आपका आयनोस्फेयर जिसको बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद है बहिर्मंडल, ठीक है। तो आयन मंडल का ही दो पार्ट होता है, सॉरी ताप मंडल का दो पार्ट है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है, यहां से आपका सवाल हो सकता है। यदि क्रमबद्ध तरीके से वायुमंडल की विभिन्न परतों को सजाने का क्रम यदि देगा तो फिर आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप बुक में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल पढ़े होंगे। तो आयन मंडल और बहिर्मंडल ताप मंडल के अंतर्गत शामिल होता है। अब यहाँ पे देखिए मौसम संबंधी समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। समताप मंडल में की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक होती है, लेकिन 50 किलोमीटर में निचले 20 किलोमीटर तक, ठीक है, 50 किलोमीटर में निचले 20 किलोमीटर में तापमान समान होता है। और तापमान समान होने के कारण क्या होता है कि इसको समताप मंडल कहते हैं। 20 किलोमीटर के बाद तापमान लगातार बढ़ता है। इसका कारण क्या है, ओजोन परत की अवस्थिति है। और ओजोन परत जो है छलनी के रूप में कार्य करता है, सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, और सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है, ठीक है। तो क्षोभ, अब यहाँ पे बात करिए क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित परतों में से किस स्तर में ओजोन परत पाया जाता है, तो समताप मंडल इसका आंसर होगा, ठीक है, समताप मंडल। अब समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर तक ओजोन गैस की प्रधानता होती है, इसीलिए इसको ओजोन मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है ओजोन मंडल किस परत में है, कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन मंडल को, ओजोन परत को कम करता है, जिसको ओजोन डिफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले ओजोन डिफ्लेशन या ओजोन छिद्र का पता अंटार्कटिका में देखा गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक था। आपको बताना है जनसंख्या वृद्धि से संबंधित, ठीक है, अलग अलग स्टेज में जो वृद्धि होती है जनसंख्या का क्रमिक विकास, उसके लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा WS थॉमसन एवं W नोटेस्टीन, ठीक है, सही आंसर इसका है WS थॉमसन एवं FW नोटेस्टीन। कहीं कहीं पे थॉमसन भी लिखा रहेगा, ओनली थॉमसन, केवल थॉमसन, या कहीं कहीं पे नोटेस्टन रहेगा। तो याद रखिएगा ये दो विद्वान हैं, इन्हीं के द्वारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा C। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से एक दो सवाल अवश्य रहता है, किसी भी एग्जाम, कोई भी सिविल सेवा का एग्जाम दीजिए, ठीक है, या राज्य सेवा, लोक संघ सेवा का एग्जाम दीजिए, या फिर राज्य सेवा का एग्जाम दीजिए,
या वनडे कोई भी एग्ज़ाम है उसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण से भी कुछ सवाल जरूर रहता है, ये हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको बताना है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इकोटोन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मान लीजिए एक पारिस्थितिकी तंत्र ये है और एक पारिस्थितिकी तंत्र ये है, तो इसके बीच का जो ये संक्रमण क्षेत्र है इसको बोला जाता है इकोटोन। इकोटोन, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए सेरे की कल्पना यहाँ पे दी जा रही है। तो सक्सेसिव जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जो सक्सेशन होता है उसके क्रम को सेरे कहा जाता है, ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्टेबिलिटी होता है उसका जो क्रम है, सक्सेशन का जो क्रम होता है, उस चरमबद्ध श्रृंखला को, सक्सेशन को सेरे के नाम से जाना जाता है। जबकि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, उसको इकोटोन के नाम से जाना जाता है। चल आगे बढ़े। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। अब देखिए जनसंख्या से भी सवाल पूछ दिया जाता है, तो आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है आप लोग सभी जानते होंगे। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है। और भारत की जनसंख्या घनत्व की जहां तक बात करें तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, या इसको 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। जबकि झारखंड का एग्जाम आप लोग देंगे तो झारखंड, जिस राज्य का भी एग्जाम देंगे वहां का भी संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा। झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है 414 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में झारखंड में 414 लोग निवास करते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो देश की जनसंख्या घनत्व से अधिक, राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या घनत्व से अधिक। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम